हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज हम करने वाले हैं प्याजे की फोर्थ स्टेज के बारे में डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और इससे पहली जो 3 स्टेजेस हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी को कवर करा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं काफ़ी बार कवर करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट हैं, वीडियोस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। आप वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं और पढ़ें। तो दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मेरा था वो था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, जो कि प्याजे की थर्ड स्टेज कही जाती है, कॉन्क्रीट। सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं कॉन्क्रीट, और यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन में एक वर्ड आएगा जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, इस वर्ड को मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्क्रीट दोस्तों होता है जहाँ पे कोई चीज़ हमें दिखाई दे, मतलब मूर्त अवस्था। हमारे सामने ग्लास रखा हुआ है, वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास मोबाइल है, उसको हम देख पा रहे हैं, वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको अगर हम मोबाइल एक्सप्लेन करें, मोबाइल सपोज करो एक चैप्टर का नाम है या एक टॉपिक का नाम है, आपने उसको मोबाइल के बारे में पढ़ाना है कि बेटा मोबाइल ऐसा होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, उस पर कीपैड होता है, जो भी वट। तो वो छोटा बच्चा, मतलब 5-6 साल या 9-10 साल का जो बच्चा होता है, वो उसके बारे में नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो लॉजिक अभी डेवलप ही नहीं हो पाया है। उसको उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आएगा जो कि वास्तव में उसके सामने है। अगर आप मोबाइल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उस मोबाइल को उनके सामने रखें। वो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। वहाँ पे बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को देख के, अगर आप गाड़ी के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे उस कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को दिखा के आप उसको एक्सप्लेन करो। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इस तरीके से सीख रहा था। लेकिन क्योंकि अब हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसका ड्यूरेशन क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले उसका ड्यूरेशन जो है बच्चों, वो है 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स। मतलब किसी बुक में आपको मिलेगा 12 साल, कहीं पे मिलेगा 11 साल, तो 12 साल आप लगा सकते हो, 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स टिल एडल्टहुड। जब तक एडल्टहुड की स्टेज नहीं आ जाती है, मतलब एडोलेसेंस तक ये रहता है, ये पूरी स्टेज रहती है। 11 से आप लगा लो 19, 20, 21 साल के आसपास तक ये स्टेज है। मतलब अगर बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो वो इस स्टेज में होता है, अगर बच्चा 11th-12th क्लास में पढ़ रहा है तो वो इस स्टेज में होता है। ठीक है। और ये जो स्टेज है बच्चों, ये कही जाती है जूनियर एंड सीनियर हाई। मतलब जूनियर से बच्चा निकल रहा है, अब सीनियरिटी की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन इस स्टेज का नाम है। तो चलिए, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करेंगे कि इस स्टेज में आके बच्चे कौन से कॉन्सेप्ट को मास्टर करता है, कौन से कॉन्सेप्ट को वो सीखता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3-4 कॉन्सेप्ट पे वो मास्टरी करता है, वन बाय वन मैं आपको कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, पहली जो स्टेज है वो बड़ा सिंपल मैं लेके चल रहा हूं। देखो, यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, ये आपने नोटिस भी किया होगा, और ये होता भी है जब हम किशोर अवस्था की स्टेज में थे तो हम भी ये फील करते थे इस चीज़ को कि भाई होती है ये चीज़, ईगोसेंट्रिज्म। ये आप कह सकते हो ये बहुत बड़ी समस्या है किशोर अवस्था की, कि थोड़ा सा पढ़ के हम डिस्कस कर लेते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज इज एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। अनलाइक egocentric young children, adolescents do not deny that other people may have different perception and beliefs. ठीक है। देखो, बच्चा जब इस अवस्था में आता है तो वो अपने आइडियाज को ही ज्यादा तवज्जो देता है, वो अपने आइडियाज पर ही ज्यादा फोकस रहता है। डजेंट मैटर कि सामने वाला
कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन उसको क्या कह रहा है, या कोई उसका गार्जियन हो सकता है। आपने देखा होगा कि ये ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम अपने माता पिता की बातें नहीं मानते हैं, ठीक है, उनका कहना नहीं मानते हैं। वो कितनी बार हमसे कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं, हम खेलते रहते हैं। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स हमें आती हैं या बच्चों को आती हैं इस स्टेज में कि जो भी जैसे उनके दिमाग में एक आइडिया है, उसने वो आइडिया कहा, अब वो पहले से ही परसेप्शन बना लेगा कि अब मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर ने सपोज करो उस आइडिया में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बच्चे को बता दिए, तो वो इनडायरेक्टली यही सोचता रहेगा कि यार इस टीचर को दुश्मनी है, या फिर इस पर्सन को मुझसे दुश्मनी है, इस वजह से इसने मेरा आइडिया देखो कितना अच्छा था लेकिन फिर भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो क्योंकि वो अपने आइडियाज़ पे ही ज़्यादा फोकस देता है, अपनी सोच, अपनी ऑब्जर्वेशन ही उसको लगती है कि भाई हाँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन ही बहुत अच्छी है। दे एनालाइज देयर ओन बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। There is a feeling that everyone is watching. There is a feeling that everyone is watching. बच्चों ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। There is a feeling that everyone is watching. बच्चा इस स्टेज में ऐसा होता है, अगर आप एक टीचर हैं, सपोज करो प्राइवेट स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये चीज़ कि आपके क्लास में अगर सपोज करो कुछ बच्चे हैं, तो वहाँ पे एक या दो बच्चे तो अटेंशन सीकर होंगे। अटेंशन सीकर मतलब उन बच्चों को कहा जाता है कि जो अटेंशन सीक करते हैं, वो कुछ ना कुछ जानबूझ के ऐसा बोलते हैं, करते हैं, उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि आपका ध्यान, आपकी जो अटेंशन है या दूसरे बच्चों की जो अटेंशन है उस बच्चे के ऊपर जाती ही जाती है। अटेंशन सीकर कहते हैं ऐसे बच्चों को। ये बच्चे थोड़े से मेंटली ऐसे रहते हैं कि यार ये सोचते हैं कि यार सारे बच्चे जो हैं क्लास के मुझे ही देख रहे हैं, ना एवरीवन इज वॉचिंग मी, या टीचर है वो मेरे को ही लेके बात कर रहा है। तो इस तरीके की फीलिंग इस एज में आती है। एडोलेसेंट्स बिलीव दैट अदर आर एनालाइजिंग देम, एवरीवन नोटिस्ड दैट आई वोर द शर्ट ट्वाइस द वीक। उनको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट मे और मे नॉट बी अकर, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बच्चा सोचता है कि यार जो ये शर्ट मैंने आज पहनी हुई है, ये सभी को पता है कि मैंने हफ्ते में 2 बार इसको पहन लिया है, 3 बार मैंने पहन लिया है। तो वो अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, अपने एटीट्यूड, थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है बच्चा इस पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन में। तो अटेंशन सीकर वो कुछ ना कुछ क्लास के अंदर ऐसा ट्रबल क्रिएट करेगा जहाँ पे आपको उसको समझाना पड़ेगा, या तो वो अटेंशन सीक करने की कोशिश करता है कि सभी का ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है ईगोसेंट्रिज्म से रिलेटेड, कि बच्चा जो है ईगोइस्टिक होता है इस पर्टिकुलर एज में। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, एक आप फीचर कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो इस पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन की। हाइपोथेटिको डिडक्टिव। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इज द एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली। यहाँ पे बच्चा मास्टरी गेन करता है, उसका जो लॉजिक है वो पहली स्टेज के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा वो एडवांस सोचना स्टार्ट कर देता है, उसकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है एज कंपेरेटिवली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो धीरे धीरे वो सोचना अच्छे से स्टार्ट करेगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इज द एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली थ्रू जनरेटिंग प्रेडिक्शंस और हाइपोथेसिस अबाउट द वर्ल्ड टू आंसर द क्वेश्चंस। अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे हाइपोथेसिस बच्चा साइंटिफिकली क्रिएट करेगा। जैसे देखो इसके कुछ एग्जांपल्स मेरे पास हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल बता पाऊँ तो आप एग्जांपल से अच्छा से समझ पाओगे। देखो हाइपोथेटिको डिडक्टिव, सपोज करो जैसे बच्चा 10th क्लास में है, तो 10th क्लास के साइंस में एक टॉपिक है जिसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, हम सभी को पता है, आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब इस चीज को वो साइंटिफिकली लैब में जाके डिड्यूस कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है, रिजल्ट को बना सकता है।
ठीक है, साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकता है। या फिर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब बच्चा क्रिएटिवली आंसर दे सकता है। क्रिएटिवली बच्चा क्रिएटिवली अपने नए नए आइडियाज वो आपको देगा, हाइपोथेसिस क्रिएट करके सिस्टमैटिकली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई जैसे बच्चे को पूछ लिया कि मतलब किशोर अवस्था में बच्चा चल रहा है, अभी एडोलेसेंस है, और उसमें बच्चे से पूछा गया है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 आंखें हैं, अगर एक तीसरी आंख भी अगर हमारे पास होती तो हम कौन से बॉडी पार्ट में उसको फिट करते। तो सपोज करो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले से बच्चे से को पूछा है तो वो इतना इफेक्टिवली आंसर नहीं दे पाएगा आपको। वो ये कहेगा कि भाई जो तीसरी आंख हमें मिली है वो 2 जो आंखें हैं उसके बीच में आप उसको फिट कर सकते हैं, उस आंख को बीच में फिट कर दो, ठीक है। लेकिन वो आंसर दे रहा है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाला बच्चा जो आंसर दे रहा है उसका जो आंसर वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, इतना क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 2 आंखें हमारे फेस पर हैं, तो तीसरी आंख लगाने का वहाँ पे क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी आप सपोज करो कि किशोर अवस्था वाले बच्चे को पूछ लिया आपने, फॉर्मल स्टेज वाले बच्चे को पूछ लिया, तो वो क्रिएटिवली आंसर दे सकता है इसका। वो बोलेगा कि यार, वो सोचेगा थोड़ी देर तक और फिर बोलेगा कि जो तीसरी आंख है वो हमारे गर्दन के पीछे फिट करो आप, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारी 2 आंखें हैं उससे हमें सामने से दिखाई देता है, लेकिन बैक में क्या चल रहा है, हमारे बिहाइंड क्या चल रहा है, बैक साइड में क्या चीज़ें होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो उससे हम वो चीज़ देख पाएंगे। तो देखो, जो उसने आंसर दिया वो क्रिएटिवली दिया, सोच समझ के दिया, और उसका जो आंसर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेरेटिवली ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से। तो इस तरीके से वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करके और जो है वो आंसर्स क्रिएट कर सकता है। देखो, इसका पे आपको और एग्जांपल आपको देता हूँ अच्छे से। जैसे आपने कभी रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऑफ कोर्स आप करते होंगे, एग्जाम में आते हैं वो, तो वहाँ पे कुछ सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। सीरीज बोले तो जैसे कि कुछ सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं कुछ नंबर्स अगर आप यहाँ पे लिख दूँ, जैसे 5 4 6 7, फिर अगली सीरीज हो जाएगी 8 7 1 8, और फिर तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई बोलता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा अब। तो अब यहाँ पे होता क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव यूज करके बच्चा यहाँ से साइंटिफिकली या सिस्टमेटिकली यहाँ से पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो वो अपना हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो उसके अंदर एबिलिटी है वो उसको यूज कर रहा है, वहां से वो एक पैटर्न निकालेगा और उस पैटर्न के जरिए यहाँ पे वो उस आंसर को लिखने की कोशिश करेगा। कोई तुक्केबाजी नहीं है, तो वो एक पैटर्न फाइंड आउट करके, आप सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। तो वहां पे वो बच्चा जो थिंकिंग यूज कर रहा है वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग यूज कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में क्या आ जाता है बच्चों, वहां पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की भाई आप डायरेक्टली किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां से कंक्लूजन निकाला जा रहा है, रिजल्ट को फॉर्म किया जा रहा है, रिजल्ट को फ्रेम किया जा रहा है। तो ये है हाइपोथेसिस क्रिएट करना। यहां पे बच्चा उस हाइपोथेसिस को क्रिएट करता है विद द मेथड ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होती है, साथ में प्रिडिक्शंस भी होती है, पैटर्न को फाइंड आउट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके की बच्चा हाइपोथेसिस क्रिएट करता है इस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड के अंदर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द इंडिविजुअल विल अप्रोच प्रॉब्लम्स इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर रादर देन थ्रू ट्रायल एंड एरर। बच्चों, जो ये ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी चलती है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर चलती है। ट्रायल एंड एरर, ठीक है, कि भाई करो, हो सकता है गलत भी हो जाए, फिर दोबारा से करो, हो सकता है गलत हो जाए। लेकिन इस ट्रायल एंड एरर के अंदर बच्चा ना फंस के, फॉर्मल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, बच्चा अपने आंसर को सिस्टमैटिकली अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग,
ठीक है, तो मैंने जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर थे वो सारे इंक्लूड करने की कोशिश करी है, और कोशिश ये करी है मैंने कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा और, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिंस एट द अप्रोक्सीमेटली एज 12। यहाँ पे देखो 12 आ गया है, कहीं कहीं 11 लिखा रहता, कहीं कहीं 12, एंड लास्ट इनटू द adulthood. As adolescents enter this stage, they gain the ability to think in abstract manner. यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा था abstract manner by manipulating ideas in their head. देखो abstractly हम head के अंदर चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं without any dependence on concrete manipulation. अब इसका क्या मतलब है, देखो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको बोलता हूं कि एक सिचुएशन मैं आपको देता हूं, एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं कि बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला बच्चा है, उसको मैं बोलता हूं कि बेटा ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है। ठीक है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए और सी में क्या रिलेशनशिप हुई, ए और सी पे कौन बड़ा होगा। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा मैंने किससे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से, तो वो इसका आंसर माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया कि कंक्रीट होता क्या है। उसको इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन वो निकालेगा वो कंक्रीट वस्तुओं को यूज करके निकालेगा। वो क्या कर सकता है, सबसे पहले वो एक सपोज अगर उसके पास पेन है या पेंसिल है, 3 तरह के पेन लेगा या 3 तरह की छोटी छोटी डंडियां लेगा, स्टिक, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम, दूसरा उससे छोटी स्टिक लेगा बी, फिर तीसरी उससे छोटी स्टिक लेगा सी। अब यहाँ पे उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई ए जो है वो बी से बड़ा है, ए है वो बी से बड़ा है, और जो बी है वो सी से बड़ा है। तो भाई ए और सी में क्या रिलेशनशिप है, तो सीधी सी उसको दिखाई दे रहा है कि भाई ए बड़ा है सी से, तब वो आपको आंसर देगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाला ये बच्चा आपको आंसर देगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से पूछा है तो वो इस चीज को माइंड में कैलकुलेट कर सकता है। क्यों, वो एब्स्ट्रैक्टली सोल्व कर पाएगा, वो अपने हेड में इस चीज को कैलकुलेट कर लेगा कि भाई अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, वहां पे उसको कॉन्क्रीट वस्तुओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकता है। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उसके अंदर आती है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक उसके अंदर आता है। चीजें अगर उसके सामने ना भी हो तो भी वो अपने हेड में उसको कैलकुलेट करके, उसको प्रिडिक्ट करके आपको आंसर दे सकता है। तो ये चीजें होती हैं जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट मैनर में अपने आइडियाज को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी बच्चा मास्टरी करता है। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज। हमें मालूम है चाइल्ड लर्न्स मोर सोफिस्टिकेटेड, अच्छी तरह से, सोफिस्टिकेटेड मतलब अच्छी तरह से, रूल्स ऑफ लॉजिक। ये तो हमें पता है कि बच्चे की जब एज बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे बच्चा मैच्योर होता जाता है। दे कैन यूज लॉजिकल रोल्स टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को वो अच्छे से समझ पाते हैं एंड सोल्व प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। द चाइल्ड इज नाउ एबल टू एनालाइज देयर एनवायरनमेंट एंड मेक डिडक्शन, और वो डिडक्शन भी अच्छे से कर पाता है। डिडक्शन से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। देखो बच्चों, इस एज में बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग को ज़्यादा यूज करता है, डिडक्टिव रीजनिंग को ज़्यादा यूज करता है। इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करा देता हूं। इंडक्टिव वो पार्ट होता है जहां पे एक एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके, सर्चिंग करके, रिसर्च करके एक फॉर्मूले को या एक हाइपोथेसिस को क्रिएट किया गया है, उसे बोलते हैं इंडक्टिव। ठीक है, समझ में आया, इंडक्टिव लर्निंग। और जो फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं। एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। अब इसको अब डायरेक्टली तो नहीं बना दिया गया है ना, इसको बनाया गया है a + b का होल स्क्वायर कि भाई जो भी उन्होंने रिसर्च किया है इस फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो है सारा इंडक्टिव पार्ट। अब ये फॉर्मूला आ चुका है a + b का होल स्क्वायर। अब बच्चा क्या करता है, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है 101 का होल स्क्वायर।
इसको सोल्व करना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा 100 + 1 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 100 इंटू में 1, बच्चा ऐसा करेगा। ठीक है, अब उसको मतलब नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो तो इंडक्टिव पार्ट है, वो अब डिडक्टिव रीजनिंग यहां पे यूज कर रहा है, मतलब a + b का होल स्क्वायर को डायरेक्टली वो यूज कर रहा है, डजेंट मैटर कहां से ये फॉर्मूला आया है। आप समझ में आया। डिडक्टिव यहाँ पे डिडक्टिव स्टडी ज़्यादा होती है, बच्चा डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज़ करता है और उसी फॉर्मूले के ऊपर अपनी प्रेडिक्शंस देता है। ठीक है, तो डिडक्टिव पार्ट वो ज़्यादा यूज़ करता है 9th 10th 11th 12th में आके, और इंडक्टिव आपका छोटे क्लासेस में इंडक्टिव होता है। ठीक है, वहाँ पे डिडक्टिव कम होता है। तो ये 3-4 जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इन चीज़ों पे बच्चा मास्टरी करता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग हो गया पहला, सेकंड ईगो सेंट्रिज्म हो गया, ठीक है, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और चौथा हो गया उसका डिडक्टिव रीजनिंग, वो ज़्यादा यूज़ करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आके। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि आज आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये है 4th स्टेज ऑफ प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी, और नेक्स्ट मैं वाइगोत्स्की की थ्योरी लाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल ही अलग अंदाज में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो लेसन को यहाँ पे देखने के लिए, सुनने के लिए। नोट्स ज़रूर बना लेना अपने, और हाँ एग्ज़ाम आ रहे हैं, डेफिनेटली इस बार आपका CTET या फिर HTET डेफिनेटली इस बार निकलेगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो लेसन को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।